हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है हिस्ट्री मेड सिंपल और हमारे चैनल का स्लोगन भी है लेट्स मेक हिस्ट्री सिंपल। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए इस तरह से अरेंज करके क्वेश्चन आंसर ला रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रखने में ईजी हो चैप्टर वाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। मुगल उत्तराधिकारियों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ी गई लड़ाइयों को कालानुक्रम में सजाना है हमें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है धर्मट की लड़ाई, देवराल की लड़ाई और सामूगढ़ की लड़ाई। दूसरा है धर्मट की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई, देवराल की लड़ाई। तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई, देवराल की लड़ाई, धर्मट की लड़ाई। और चौथा है देवराल की लड़ाई, धर्मट की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये। तो चलिए मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ बिना सस्पेंस क्रिएट किए हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, धर्मट की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई, फिर देवराल की लड़ाई। चलिए अगला देखते हैं। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसने कश्मीर से लेकर जिंजी तथा हिंदू कुश से लेकर चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया था। दूसरा, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। और तीसरा, उसने हनीफी कानून को अपनाया था। इसमें जो सही है हमें वो बताना है। तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मुहतसीब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन्हें प्रत्येक सूबे में नियुक्त किया जाता था। दूसरा, यह शरा और जवाबित द्वारा निषिद्ध कार्य ना किए जाएं इसकी देखभाल करते थे। और तीसरा है यह राज्य के नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। तो इसमें भी जो सही है वो बताना है हमें। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1, 2, 3। अगला देखते हैं। औरंगजेब की सामाजिक सांस्कृतिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसने नौरोज के त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा, उसने झरोखा दर्शन की प्रथा बंद करा दी थी। और तीसरा, उसने अब वाव नाम का कर लगाया था। तो इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कूट का। अगला देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। दूसरा, औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका। और तीसरा, औरंगजेब द्वारा अपनाई गई मराठा नीति। इसमें भी जो सही है वो बताना है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा सही है इसमें। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला देखते हैं। मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी। दूसरा, सैन्य नेतृत्व राजपूतों के हाथ में था। तीसरा, मुगल सरदारों उमरा संगठन ने प्रशासन में नई प्रणाली लागू की थी। और चौथा, औरंगजेब द्वारा छापामार पद्धति का उपयोग किया गया। तो इसमें जो कथन सही है वो हमें बताना है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसमें मुगलों का जो शासन था वो केंद्रीकृत था, सही बात है। सारी जो शक्ति होती थी वो शासक के हाथ में ही होती थी, जो राजा होता था। अगला देखते हैं। बर्नियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है बर्नियर ने भारत के विषय में तुलनात्मक अध्ययन किया। दूसरा, उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी। तीसरा, बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। और चौथा, उसके वर्णन के अनुसार भारत में अमीर तथा सबसे गरीब के बीच मध्यम वर्ग है, जो कि गलत है। मध्यम वर्ग का जिक्र उसने नहीं किया है। उसका कहना था कि या तो अमीर थे या तो गरीब थे। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा अभी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह गया। दूसरा है शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। और तीसरा, बंगाल का विशाल राज्य रेशम, कपास तथा नील उत्पादन के मामले में मिस्र से भी आगे था।
उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से संबंधित है, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पहला है टेवर्नियर, दूसरा मनुची, तीसरा बर्नियर और चौथा इब्न बतूता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्नियर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर पहला है टॉमस रो, दूसरा बर्नियर, तीसरा मनुची और चौथा है फ्रांसिस्को पेलसट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नियर। अगला देखते हैं, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी के लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला, जमींदार तथा शासक वर्ग के संबंधों को स्पष्ट करना। दूसरा, साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रहता है। तीसरा, मुगल राजधानी से दूर इलाकों पर भी मुगल सम्राटों ने नियंत्रण स्थापित तथा नियमित कर वसूली का विवरण देना। और चौथा, अकबर के मजबूत सैन्य तंत्र और विशाल साम्राज्य का विवरण देना। तो जो मेन मोटो था उसके लेखन का वो तो यही था कि साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रहता था। ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जमींदार वर्ग के लिए मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था। और दूसरा है, वे खेतीहर जो दूसरे गांवों में ठेके पर खेती करते थे पाही काश्त कहलाते थे। तो ये दूसरा बिल्कुल सही है, इसमें से हमें सही कथन ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस हिसाब से सही हो जाएगा। केवल 2 जो मुजरियान शब्द है ये किसानों के लिए यूज़ किया जाता था, तो ये जमींदार वर्ग गलत है। तो चलिए अगला देखते हैं, मुगल कालीन फसल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। और दूसरा, सर्वोत्तम फसलों को जीन से कामिल कहा जाता था। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं, मुगल कालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, किसान का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था। दूसरा, पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार था। तीसरा, जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। और चौथा, बंगाल में ग्रामीण दस्तकारों को अपनी सेवाओं के बदले में ग्रामीण समुदाय द्वारा दी गई भूमि को मिरास वतन भी कहा जाता था। तो जो सही नहीं है हमें वो बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था और तत्कालीन कृषि समाज में महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना तथा वसूली नगद व जींस दोनों रूपों में की जाती थी। दूसरा, किसी वस्तु का वाणिज्यीकरण होने से उसमें महिलाओं के श्रम की भागीदारी बढ़ जाती थी। और तीसरा, तलाकशुदा तथा विधवा महिलाओं को कानूनन शादी करने की अनुमति नहीं प्रदान थी। तो जो इसमें सही नहीं है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें पहला और तीसरा बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। पहला तीसरा ये दोनों ही गलत है, मैं मार्क कर देती हूँ। अगला देखते हैं, मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था। दूसरा, विधवा महिलाएं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थीं। तीसरा, महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। और चौथा, बंगाल में महिला जमींदार पाई जाती थी। जो इसमें सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है कूट में से। तो पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल सही है। ये तीसरा गलत है क्योंकि वो गिरवी भी रख सकती थी, उन्हें बेचने का भी अधिकार था। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, परगना मुगल प्रांतों का प्रशासनिक प्रमंडल। दूसरा, पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट। और तीसरा है, पाइक अहोम राज्य के व्यापारी।
जो सही है वो बताना है फ्रेंड्स इसमें। तो इसमें ये ऊपर के दोनों बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाइक जो है वो असम राज्य के ऐसे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, ऐसे लोगों को पाइक कहा जाता था। तो चलिए अगला देखते हैं। मध्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमीन प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन सुनिश्चित करता था। दूसरा, मनसबदारों को नगद तथा जमीन दोनों रूपों में भुगतान किया जाता था। और तीसरा, कणकुत तथा भाओली फसल के रूप में राजस्व उगाहने के दो तरीके थे। इसमें जो सही है वो बताना है हमें। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इस हिसाब से 1 2 3। अगला देखते हैं। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 17वीं सदी के कृषक आंदोलनों के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा, दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय देखरेख की जिम्मेदारी थी। तो इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें सिर्फ दूसरा वाला ही सही है, पहला गलत है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फूट का। अगला देखते हैं। जमींदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जमींदार राज्य की ओर से जनता से कर वसूलते थे। दूसरा, इनके अपने किले तथा सैनिक होते थे। और तीसरा, जमींदारी के कारण गांवों में मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आईने अकबरी में दी गई प्रशासनिक जानकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है ये बताना है। पहला है, इसमें 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है। दूसरा, इसके अनुसार सयूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान था। तीसरा, इसके मुल्क आबादी भाग में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। और चौथा, इसमें सूबों तथा उनकी प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों, सरकार, महल, परगना का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो इसमें जो गलत है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें 14 नहीं सिर्फ 12 प्रांतों की ही चर्चा की गई है, तो ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है इसमें, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं हम लोग। पानीपत का पहला युद्ध जो है वो हो जाएगा 1526। इसके बाद नादिर शाह का आक्रमण ये हो जाएगा 1739। देन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी प्राप्त करना ये हो जाएगा 1765। और पानीपत का तीसरा युद्ध इसका हो जाएगा 1761। ये सही मिलान है इसका। तो चलिए इस हिसाब से आंसर देख लेते हैं हम लोग। इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाबर मात्र पक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। दूसरा, अकबर हिंदू कुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहा। तीसरा, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1 2 3। अगला देखते हैं। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुगल दरबार की भाषा अरबी थी। दूसरा, नस्तलिक लेखन की एक शैली थी। तीसरा, चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुस समद का संबंध ईरान से था। और चौथा, बेहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था। तो जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो दूसरा, तीसरा, चौथा तो सही है इसमें, बट पहला वाला गलत हो जा रहा है ये हमारा, क्योंकि मुगल दरबार की भाषा अरबी नहीं फारसी थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 2 3 4। अगला देखते हैं। सुहरावर्दी दर्शन और अबुल फजल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सुहरावर्दी दर्शन प्लेटो की रिपब्लिक से प्रेरित है। दूसरा, अबुल फजल ईरान के सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था। तीसरा, अबुल फजल ने सुलह कुल की नीति को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना है। इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है। तो ये तीनों ही सही है फ्रेंड्स, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है।
तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1564, जजिया कर की समाप्ति 1567 और राजधानी का लाहौर हस्तांतरण 1575। इन तीनों के बारे में पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और ये तीनों के तीनों ही गलत हैं, सही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 1, 2, 3। अगला देखते हैं। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में करवाया। दूसरा, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। तीसरा, अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर हस्तांतरित की। जो सही है वो बताना है फ्रेंड्स। तो दूसरा और तीसरा इसमें बिल्कुल सही है। पहला गलत है, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण हुमायूं ने नहीं, अकबर ने कराया था, जो सिकरी में जो जुम्मा मस्जिद था उसके बगल में। तो इस हिसाब से ये हमारा इसलिए गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला देखते हैं। इसमें भी हमें सही सुम्मिलित जो है वो बताना है। तो पहला है कोर्निश, इसका मतलब है दाएं हाथ की तलहत्ती को ललाट पर रख के आगे की ओर झुकना। दूसरा, 4 तस्लीम, बादशाह के पैरों को चूमना। और तीसरा है सिजदा, दंडवत लेटना। तो इसमें पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि बादशाह के पैरों को चूमने वाली जो रस्म थी इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। इसको पैबोस की रस्म कहते थे। सिजदा और पैबोस, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो इसमें जो सुम्मिलित हो जा रहा है हमारा वो हो रहा है पहला और तीसरा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। दूसरा, झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने की थी। तीसरा, दीवाने खास एक सार्वजनिक सभा भवन था। और चौथा, शबे बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से है। तो इसमें जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा पहला और चौथा बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि झरोखा दर्शन जो प्रथा है इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। और नाम से ही पता चल रहा है दीवाने खास। तो दीवाने खास जो होती थी एक निजी सभा होती थी जिसमें गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। तो ये दोनों ही गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 1 और 4। अगला देखते हैं। इसे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है इसमें। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं हम लोग। जात का हो जाएगा फ्रेंड्स, जात का हो जाएगा मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक। सवार का हो जाएगा मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। उसके बाद दीवाने आला का हो जाएगा वित्त मंत्री। और मददे माश का हो जाएगा अनुदान मंत्री। ये सही मिलान है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2, 1, 3, 4। चलिए अगला देखते हैं। मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? पहला है वित्त विभाग, दूसरा गुप्तचरी विभाग, तीसरा डाक विभाग और चौथा सैन्य विभाग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डाक विभाग। ये सही आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं भी इनकरेज हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।